नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। तो आज हम लोग समझेंगे चार्ट में वो कौन-कौन से कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जो इंटरकास्ट लव मैरिज, अंतर जातीय प्रेम विवाह के बारे जो हमें कुछ क्लू दे सकते हैं, इंडिकेशन दे सकते हैं। उसमें मुख्य रूप से लग्न चार्ट, नवमांश जिसको आफ्टर मैरिज चार्ट भी कहा जाता है, शामिल होते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप कोई भी चार्ट देखें तो हमने जो उदाहरण चार्ट लिया है, इसमें आप लोग भी कोई चार्ट देख रहे हैं तो उससे मैच कर सकते हैं कि लग्न हमारा माने प्रथम भाव। ध्यान रखना है, यहाँ कोई भी नंबर हो सकता है। ये जो हमारा सबसे फेमस जो मानते हैं चार्ट, वो इसी प्रकार से, हालांकि भारत के दक्षिणी हिस्से में, पूर्वी हिस्से में, पश्चिमी हिस्से में थोड़े चार्ट को बनाने के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रचलन में जिसको डायमंड शेप चार्ट बोलते हैं, तो ये ही सबसे ज़्यादा प्रचलन में है। तो यहाँ 9 नंबर लिखा है, इसका अर्थ लग्न जो मिला है वो धनु लग्न है, लेकिन ये रहेगा प्रथम भाव ही। ठीक हो गया। तो लग्न से जब हम पंचम बढ़ेंगे आगे, 1 2 3 4 5, तो पांचवा भाव जो है, पांचवा भाव आप जानते हैं वैसे ये हमारी संतानों के लिए देखा जाता है। ये हमारा इसको फैमिली प्रेस्टीज भी माने परंपरा से जो प्राप्त पदवी है वो पांचवें भाव से देखी जाती है। मेरे पिताजी का जो बल मुझे प्राप्त हुआ, वो कोई राजपुरोहित हैं, किसी बड़े उसमें अधिकारी हैं, वो पांचवा भाव का बल। और पांचवा भाव हमारा स्पेकुलेशन भी होता है, साथ साथ ये हमारा रोमांस भी पार्ट देखा जाता है। ध्यान रखना है, पांचवा भाव यदि हमारा रोमांस पार्ट है तो सातवां भाव एक कमिटमेंट है। ठीक हो गया, जिसे मैरिज हाउस माना जाता है। तो बड़े सूत्रों में तो यही आती है बात, यदि अगर 5 और 7 के स्वामियों का डायरेक्टली कंजंक्शन हो जाए, दृष्टि संबंध बन जाए, एक दूसरे के भावों में बैठ जाएं, किसी भी प्रकार से, माने 5 और 7 का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध बन रहा है। और कई दफा वो क्ल्यू हमको लग्न में नहीं मिलता है, वो क्ल्यू हमें नवमांश में मिलता है। भाई जैसे अगर लग्न चार्ट कहीं कुछ मामले में कमजोर है तो उसकी पुष्टि हम आफ्टर मैरिज नवमांश चार्ट से करते हैं। और नवमांश को बोलते ही यदि विवाह के बाद का चार्ट है, वहां भी यदि आपको कुछ ऐसा मिल रहा है कि 5 और 7 के स्वामियों का डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रभाव एक दूसरे पर पड़ रहा है, ग्रह परिवर्तन हो रहा है, तो ये व्यक्ति विवाह खुद से इनिशिएट करते हैं। ठीक हो गया कि माने उसकी खुद की तरफ से वो आगे बढ़ाया जाता है संबंध। एक होता है जिसको हम बोलते हैं परिवार ने शुरुआत की है, बाद में उसमें व्यक्ति इन्वॉल्व होता है। एक व्यक्ति स्वयं पहले कहता है कि नहीं मुझे इन्हीं से विवाह करना, और उसमें भी वो कई दफा अपने परिवार को शामिल करता भी है, कई बार नहीं भी करता है। यदि दूसरा भाव पीड़ित अवस्था में पड़ जाए, माने अगर लव मैरिज आपको दिख रही है 5 और 7 का मिलन, और उसमें दूसरा भाव पीड़ित हो जाए, चौथा भाव पीड़ित हो जाए, नवा भाव पीड़ित हो जाए, तो व्यक्ति फिर अपने कुटुंब जनों को भी कई दफा इग्नोर करके विवाह करता है। चौथा भाव भवन का सुख है, माता का सुख है, नवा भाव पूर्वजों का, पिता का पार्ट है। तो ये चीज हम देख सकते हैं कि कब उसको हम एक प्रकार से लव इन अरेंज कह सकते हैं कि अगर 5 और 7 का मिलन हो रहा है लेकिन दूसरा भाव, चौथा भाव, नवा भाव अच्छी अवस्था में है। ठीक हो गया। और अगर इन तीनों में से कोई एक या दो भी, स्पेशली माता का भी एग्रीमेंट मिल जाता है, तो भी मुझे लगता है काफी हद तक चीजें लव इन अरेंज जैसी ही रहेंगी। ठीक हो गया। तो और इंटरकास्ट के लिए हम क्या देखते हैं, ये तो था लव मैरिज। अब लव मैरिज के लिए हम हो सकता है हमारा जो रीति रिवाज, हमारी कल्चरल वैल्यूज, सभ्यता संस्कृति, उसी में हमारा कहीं प्रेम संबंध है। एक हमारा बिल्कुल अलग रीति रिवाज, पूजा पद्धति एकदम अलग। तो हम यही देखते हैं कि हमारा जो हमारी जो मॉरल वैल्यू, नैतिक मूल्य के लिए हम देखते हैं बृहस्पति को। बृहस्पति कहीं राहु से प्रभावित तो नहीं हो रहे। जैसे यहां लग्न में राहु बैठा हुआ है, तो क्या बृहस्पति राहु से इंस्पायर्ड है, राहु से प्रभावित है? तो राहु यानी अलग कल्चरल वैल्यू। हो सकता है आप
आपका जो पूजा पद्धति है वो अलग है, आपके जो पार्टनर है, वैवाहिक संबंध, उनकी पूजा पद्धति, पहनावा अलग है। अगर ये एक ही चार्ट में आपको केवल दृष्टि संबंध जैसा दिख रहा है, जैसे इस चार्ट में राहु देख रहा है गुरु को अपनी 9वीं दृष्टि से, हम 9वीं दृष्टि और 5वीं दृष्टि मानते हैं राहु की, और गुरु देख रहा है राहु को, तो ये ऐसा नहीं कि हमारा जो कोर कल्चर उससे अलग चले जाएंगे। अब यही कॉम्बिनेशन यदि वो कुछ ऐसा, शुक्र भी इसमें इन्वॉल्व हो जाए, शुक्र यानी हमारा वैवाहिक संबंध, और यही सेम स्ट्रांगली नवमांश में भी आ रहा है, तो फिर एकदम ही अलग हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो इंडिया में पला बड़ा, वो यूरोप में जो व्यक्ति का पालन पोषण उसके साथ उसका इंटरकास्ट इस प्रकार से माना जाए। ठीक हो गया। तो ये आपको जितना ज्यादा ये स्ट्रांग जाएगा, गुरु हमारा कल्चरल वैल्यू, हमारे एथिक, मोरल, राहु अदर कल्चर की बात करता है। तो गुरु चंडाल योग में इंटरकास्ट और शुक्र राहु संबंध भी बनता है, तो भी इंटरकास्ट की तरफ इंडिकेशन मिलता है लग्न और नवमांश चार्ट में। अब आपको ये लग्न में भी मिल रहा है, नवमांश में भी मिल रहा है, और यहां तक कि हमारे दूसरे डिविजनल चार्ट्स में भी यदि ये प्रभाव है, तो फिर ये जो जाति का जो ये दूर होता जाएगा। माने एक प्रकार से अभी तक तो था इंडिया में ही रहते हैं, वो अलग, उनका थोड़ा सा अलग है, और अगर ये माने सभी में ये मिल रहा है अपने को, D10 में भी मिल गया। D10 हालांकि मुख्य रूप से प्रोफेशन के लिए देखा जाता है, तो उसमें भी यदि आपको गुरु चंडाल योग मिल रहा है, तो माने व्यक्ति का जो जहां पालन पोषण हुआ एकदम अलग प्रकार के सभ्यता के लोगों के साथ वो अपना करियर पार्ट चला रहा है, और वो उसके लग्न में भी है, नवमांश में भी है, माने उसके घर में भी विदेशी सभ्यता संस्कृति का प्रभाव, और वो काफी ज्यादा गैप हो जाता है फिर। ठीक हो गया। भारत में जन्म हुआ, पले बड़े, और एकदम पाश्चात्य पश्चिम में कोई कैथोलिक मानने वाले हैं और कोई इंडिया में सनातन को मानने वाले, इस प्रकार से ऐसा गैप काफी ज्यादा आता रहता। तो उस अंतर को आप खुद समझ सकते हैं। थोड़ा प्रभाव से प्रभावित है, जैसे अभी फिलहाल में क्या है, गुरु केवल यहां पर एक ग्रह रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, गुरु यहां तो लग्नेश है, तो अभी बड़ी भूमिका आ गई गुरु की। और अगर इनके आफ्टर मैरिज चार्ट, नवमांश हालांकि अभी हमने शामिल नहीं किया है, आप नवमांश में भी यदि देखेंगे तो वो गुरु यदि प्रभावित है, तो काफी हद तक उनका जो रीति रिवाज, उनका जो प्रचलित धर्म है, उससे फिर चीजें काफी दूर होना शुरू हो जाती हैं। वो लग्न में भी है, नवमांश में भी है, और कई डिविजनल चार्ट्स में भी है। ठीक हो गया। तो वो चीज विचार करनी, दृष्टिकोण में है और अतिरिक्त में मिल जाता है, तो फिर वो चीजें गैप काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। और जो हमने पर्टिकुलर चार्ट अभी लिया है, इसमें आप देख रहे हैं कि लग्न में ही राहु विराजमान हो गए। ठीक हो गया। और राहु एक प्रकार फॉरेन कल्चर, फॉरेन पीपल को वैसे भी दूसरी सभ्यता संस्कृति के लिए बताए जाते हैं। हालांकि मंगल और बुध का जो संबंध है, ये एक राजयोग तो बना रहा है, लेकिन जो हमने लव मैरिज की बात की, 5वें भाव और 7वें भाव के स्वामी होकर वो बैठा हुआ है, इसीलिए ये प्योर लव मैरिज का चार्ट, खुद से इनिशिएट किया गया चार्ट माना जा सकता है। ठीक हो गया। अभी इनका लगभग 30 से 31 वर्ष की पुरुष जातक है, इनकी आयु है, और हालांकि कुछ कमियां हैं ओनली रिलेटेड टू सेकंड, 7th मैरिज को लेकर कुछ शुरुआती कमियां हैं। चार्ट का जो सबसे बड़ा बल है वो इनका इच्छा पूर्ति को लेकर, और इनका चंद्रमा की स्थिति भी अच्छी है, 6th हाउस, इनका ऑफिस स्टेटस भी अच्छा है, भवन सुख का भी पूरा पूरा लाभ, और जल्दी ही वो चीजें इनको, जब बृहस्पति की महादशा इनको कुछ ही वर्षों में लगने वाली है, तो ये अपने जहां इनका जन्म हुआ उससे काफी दूर, माने विदेश भूमि के हिसाब से ये परफेक्ट चार्ट माना जा सकता है। गुरु की महादशा में बहुत अच्छे अच्छे व्यक्तित्व, अभी तक इनको राहु की महादशा पिछले लगभग 15 सालों से, आप जानते हैं राहु की महादशा 18 साल की विंशोत्तरी दशा में होती है, तो 15 सालों से राहु की महादशा रही, तो इनको यात्राएं, फ्रीक्वेंट यात्राएं, हालांकि थोड़ा और अच्छा समझना हो तो एक्वेरियस को देखते हैं हम, जब राहु की महादशा चल रही है कि एक्वेरियस क्या है, तो छोटी छोटी यात्राएं इन्होंने खूब की। और राहु एक प्रकार का इल्यूजन, एक भ्रम भी पैदा कर देता है काम को लेकर कि मुझे ये करना चाहिए। व्यक्ति भी ऐसे ऐसे मिलते हैं जो काफी ज्यादा, माने अगर वो अग्नि तत्व राशि में खासकर बैठा है, तो काफी ज्यादा राहु का समय व्यक्ति को थोड़ा
इल्यूजन, भ्रम जैसी स्थिति बना देता है, खासकर शुरुआत में अग्नि तत्व और जल तत्व राशियों में। तो इनका वो वाला पार्ट, छोटी छोटी यात्राएं करना, मैं ये कर लूं तो ज्यादा ठीक रहेगा, ये कर लूं तो ज्यादा ठीक रहेगा, ऐसा स्थिति बनी रही। ठीक हो गया। और अब जैसे जैसे राहु का डिपार्चर हो रहा है, हम गुरु की तरफ जा रहे हैं, तो गुरु इस लग्न के लिए सबसे ज्यादा शुभ ग्रह हैं और बहुत ही अच्छे भाव से एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक हो गया। अगर यहां देखें तो तीसरे का स्वामी होकर जब राहु लग्न में जा रहा था, तो वो एक प्रकार ज्यादा अच्छा नहीं माना जा सकता। तीसरा भाव यानी अनावश्यक पराक्रम, कम्युनिकेशन, गैजेट्स, छोटी छोटी यात्राएं, अनावश्यक मीन्स वो वास्तव में इसकी जरूरत नहीं है, फिर भी अनावश्यक यात्राएं खूब कराई राहु ने। लेकिन अब जैसे जैसे बृहस्पति की तरफ जा रहे हैं, बृहस्पति तो शुभता के मामले में कहना ही क्या, ये एक तो माता भाव का भी स्वामी है, लग्न का स्वामी है, एग्जीक्यूट कर रहा है 9th हाउस से। तो एक प्रकार से माता को भवन का सुख और पिता पूर्वजों को लाभ, अप्रूवल के लिए, लंबी यात्रा, लॉन्ग जर्नी, फॉरेन सेटलमेंट के लिए अब ये बहुत बढ़िया समय आने वाला है। और वैवाहिक संबंधों में भी डिले जरूर हुआ। एक डिटैचमेंट प्लैनेट केतु महाराज, आप देख रहे हैं कि ये 3 नंबर जो राशि है, माने मिथुन राशि जो है, मिथुन राशि को हम क्या मानते हैं, ये एक प्रकार वायु तत्व राशि मानी जाती है। तो केतु को वायु तत्व और पृथ्वी तत्व राशियां थोड़ी कम रास आती हैं। ठीक हो गया। तो ये डिटैचमेंट प्लैनेट यहां बैठा हुआ है, थोड़ा कम अच्छा माना जाता है कमिटमेंट के लिए, यानी जो हमारा मैरिज कमिटमेंट हाउस है वो 7th हाउस, डिटैचमेंट जैसी भावनाएं आती हैं। फिर इनका जो दूसरा भाव है जिसको हम कुटुंब बोलते हैं, उसमें भी थोड़ी कमी देखने में आती है। सूर्य और राहु पिता पुत्र की शत्रुता जैसा यहां दिखाई देता है। इनको अपने घर का जो कुटुंब पार्ट, माने घर की पार्टियां जरूर अटेंड करनी चाहिए। माने वैसा स्वभाव तो व्यक्ति का क्या होता है, यार घर का पार्टियां मुझे, बचते हैं ऐसे लोग अपने घर के फंक्शन से, जो उनके घर के फंक्शन, फैमिली फंक्शन, बट वो ज्यादा से ज्यादा घुल मिलकर अटेंड करना चाहिए। और जितना आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे, आप वैसे भी कोई चार्ट देख रहे हैं, कुटुंब भाव यदि आप कमजोर है तो आपको ये समझ लीजिए आपका एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ भी कम हो जाएगा। 11th हाउस इनका अच्छा है, मींस जिसको सैलरी भाव माना जाता है। शुक्र विपरीत राजयोग में 12वें भाव में बैठा है राशि स्वामी होकर, और इच्छा पूर्ति की दृष्टि से वो बढ़िया है। और स्टेटस, ऑफिस, वो भी इनको बढ़िया मिल जाएगा। लेकिन जो ये पैसा अपने ऊपर जब भी लगाना चाहते हैं, अपने ऊपर खर्च करने का, अपने कमाए हुए धन को, यानी कमाता व्यक्ति खूब खूब कमाया व्यक्ति ने खूब, लेकिन जैसे वो सोचता है ये जो बैंक बैलेंस है अपने ऊपर लगाया जाए, अभी अपने लिए ये उसको उपभोग किया जाए, तो ऐसा लगने लग जाता है पैसा स्टक हो गया, कहीं रुक गया है, या पैसा है मेरे पास कम है, ऐसा प्रतीत होने लग जाता है। तो वो दूसरे भाव की कमजोरी के कारण होता है। तो अपने को दूसरा भाव बढ़ाने का तो यही सबसे बढ़िया तरीका है कि भाई हम अपने कुटुंब जनों को खुश रखें, नात रिश्तेदार, चाहे दूसरों को हम कोई प्रॉमिस, दूसरा है ना कोई बाहर का आदमी है, उसकी पार्टियां कभी कभी मिस भी हो जाएं, लेकिन जो हमारे घर के नात रिश्तेदार हैं उनका पूरा ध्यान रखें। और वादा, दूसरा भाव हमारा वादा पूरा करने का जो वो दोनों ही चार्ट से कमजोर आ रहा है। चंद्र कुंडली से दूसरा भाव कमजोर आ रहा है, लग्न से दूसरा भाव कमजोर आ रहा है, तो हमें वादा किसी भी कीमत पर पूरा करना चाहिए। मैंने बोला है 3 बजे के तक मैं भूल गया, ऐसा थोड़ी होता है। भूलने के लिए करता है क्या कोई वादा? फिर तो आप अपने माने जीवन में भी ये सब चलता रहेगा। वादा या तो करिए ना, अब किया है तो वादे को अंत समय तक निभाना पड़ेगा। भूल कैसे गए? जब जीवन में कोई ऐसी कमी आएगी फिर भगवान या प्रकृति भी कहेगी भूल गए। तो ऐसा बहुत ध्यान रखना चाहिए। वाक सिद्धि की बात हम करते हैं, वाक सिद्धि कैसे आएगी? कुछ भी बोलकर कुछ करते नहीं, ऐसे नहीं। या तो आप बोलिए मत, और बोलिए तो फिर किसी भी कीमत पर आपको उसको पूरा करना चाहिए। ये सभी के लिए मैं बता रहा हूं, जिसका भी दूसरा भाव कमजोर है उसका बहुत ध्यान रखें। हम बहुत 5th हाउस को बहुत तवज्जो देते हैं, 9th हाउस को बहुत तवज्जो देते हैं। ठीक हो गया? माने शिक्षा की दृष्टि से बता रहा हूं, ये वैसे हमारा नैतिक मूल्य है, हमारी प्राइमरी एजुकेशन। तो हम इसको जितना ज्यादा इसके लिए सपोर्ट करेंगे, कोई 4th 5th क्लास के बच्चों को कोई ऐसा स्टेशनरी प्रोवाइड करना, खासकर मोरल वैल्यू जैसी कहानियां, पंचतंत्र स्टोरी बुक डोनेट करने जैसा,
कोई ऐसा धार्मिक ग्रंथ, पुराणों को किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी में बंटवाना और भगवत गीता का दान, क्योंकि ये सब आध्यात्मिक वाणी सब बढ़ाने वाले दूसरे भाव के साथ देखा जाता है। और ये पंक्चुअलिटी भी है, मैंने बोला है आपको 3 बजे पहुंच जाऊंगा तो पहुंच जाऊंगा। तो ये जो समय के साथ इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं, यंत्र हैं, घड़ियां हैं, ये भी आप किसी मंदिर में अपने नाम से लगवा सकते हैं। ठीक हो गया। कुछ दान ऐसे होते हैं जो गुप्त दान कहे जाते हैं, कुछ डोनेशंस ऐसी होती हैं जहां हमें नाम चला जाए, बुरा थोड़ी है, हमने इसमें कोई यश प्रताप बढ़ाने के लिए थोड़ी किया है। तो ये हम यही मैसेज दे रहे हैं कि भाई हमने जो घड़ी लगाई है आप समय देखकर चलें। तो इस प्रकार घड़ियां लगवाना और खुद भी घड़ी पहनना दूसरे भाव के लिए बहुत बढ़िया बताया जाए। सबसे पहले तो यही है कि भाई प्राण जाए पर वचन न जाए, इसका बहुत ध्यान रखना है यदि हम अपने कमाए हुए धन का उपभोग करना चाहते हैं। ठीक हो गया। और 7वां भाव लग्न की दृष्टि से कमजोर आ रहा है, तो थोड़ा सा ये 7वां भाव ये माने केतु को बोलते हैं भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार की कथा ये स्वयं भी पढ़ें, और शादी के बाद जैसे इनके अब योग बन रहे हैं नेक्स्ट ईयर, तो शादी के बाद अपना पार्टनर को भी कभी कभी मत्स्य पुराण की कथा ये तो पढ़ना चाहिए। माने हम अपनी संस्कृति सभ्यता को समझते नहीं है, बाकी दूसरा माने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाकर वहां के आर्काइव में क्या है उसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। हमारे खुद जो इतने पुराने पुराने ग्रंथ है उनसे हमें कोई प्रेम नहीं है, उनको हम सबसे ज्यादा कमजोर माने बैठे हैं। तो जो अपने आप को ही कमजोर माने बैठा है, जो अपनी आइडेंटिटी से ही नफरत करता है, लगता है उसको कभी ग्रामदेव, पितृदेव, कुलदेव सपोर्ट करेंगे, कभी नहीं करेंगे। इसलिए पहले तो अपने आप के प्रति स्वाभिमान, अपने आप के प्रति ये सम्मान हो, अपने कल्चर वैल्यू सभ्यता के प्रति सम्मान होना चाहिए। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब भी कभी ऐसा होता है राहु गुरु को प्रभावित करता है तो व्यक्ति, अब आप समझ सकते हैं राहु 16 डिग्री का है और जो गुरु है वो 20 डिग्री का है, तो लगभग हम समझ रहे हैं लग्न को, जैसे उदित लग्न जो है वो 19 डिग्री का है, तो काफी माने एकदम सामने से ही देख रहा है। तो ये कई बार सामने वाले को प्रसन्न करने के लिए अपना जो सभ्यता संस्कृति है उसको भुलाने का ये कमजोरी है इनकी। ठीक हो गया। तो ये ध्यान रखना चाहिए सभी को। अगर गुरु चांडाल योग बन रहा है, काफी गैप है, तो इतनी समस्या नहीं आती है। लेकिन अगर गुरु चांडाल योग बन रहा है, दोनों एक ही डिग्रियों पर हैं, तो व्यक्ति दूसरे की सभ्यता संस्कृति का सम्मान तो करता है। लिबरल एक शब्द होता है, वो अच्छी बात है, बुरा नहीं है वो, लेकिन आप दूसरे को प्रसन्न करने के लिए क्या खुद को बुला देंगे क्या? आप क्या स्वयं हैं? माने सामने वाला क्या पहनता है उसका सम्मान कीजिए आप। वो क्या तिलक लगाता है, टोपी पहनता है, पगड़ी बांधता है, उसका आप सम्मान कर रहे हैं, लेकिन आप अपने आप को क्यों छुपा रहे हैं? अपने आप को जो है वो भी बताइए कि हमारे यहाँ उपनयन संस्कार होता है, वो ऐसे ऐसे होता है, वो ठीक है, हम थोड़ा भूल गए हैं हम अभी, लेकिन मैं उसका पूरा सम्मान करता हूं। तो ये जब तक अपना स्वाभिमान ही नहीं होगा तो दूसरे के सम्मान का फिर वो मुझे लगता है पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। इसीलिए पहले अपना स्वाभिमान जगाइए, फिर दूसरे का सम्मान करेंगे तो समझ में आएगा। ठीक हो गया। तो ये अपने पार्टनर के साथ मिलकर, जैसे मैं बता रहा था, उनको भी बताएं आप कि जब भी आपके पास समय मिलता है कुछ डिस्कशन करें मत्स्य पुराण की कथा। और हमें तो जब हमारे गुरुओं के साथ हमारा जब बैठना होता है कभी, वो तो ऐसा लगता है जैसे वो कोई साइंस के टर्म्स में एवोल्यूशन पढ़ा रहे हैं। कैसे पहले मत्स्य पुराण आया, माने भगवान विष्णु मछली के रूप में आए, फिर एवोल्यूशन हो गया, वो कूर्म बन गया, टर्टल बन गया, उसके अंदर फिर थोड़े और बदलाव हुए। तो वो उस प्रकार ऐसा लग रहा है जैसे आप देख रहे हैं वो एक प्रकार का एवोल्यूशन चल रहा है। छोटा मानव आ गया, बौने कद का, तो वामन अवतार। तो इसी प्रकार से फिर कुछ इंसान दिखने में ऐसे थे जो थोड़े से माने एवोल्यूशन चल रहा है, जो कुछ पशु की तरह थे, मनुष्य की तरह थे, तो वराह अवतार, वाम और नरसिम्हा अवतार, फिर बॉन एरो, ये इस प्रकार बाण, और फिर उसके बाद पहिया चक्का, तो लॉर्ड कृष्णा। तो इस प्रकार से वो ऐसा लग रहा है जैसे हम आज जो मॉडर्न साइंस में भी जो पढ़ते हैं। हालांकि मैं कोई ऐसा किसी का भी विरोधी नहीं हूं, भगवान हरि इच्छा से ही विज्ञान और वेद ये समन्वित विषय है।
अलग अलग नहीं, क्या माने, आपका क्या अर्थ है, माने वेद में क्या विज्ञान नहीं है, या विज्ञान बिना आस्था के या हमारे देवताओं की मर्जी के बिना ऐसे विज्ञान चलता है? बड़े बड़े वैज्ञानिक भी, आप कभी उनके बारे में पढ़ेंगे, वो भी प्रकृति का बहुत सम्मान करते हो, नाम अलग हो सकते हैं, बहुत सम्मान करके। हमने तो केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था ये कि एरोमेटिक कंपाउंड, उसको अपने जिस भी इष्ट देवताओं को मानता था उसका नाम लेके वो सो गया, उसको स्वप्न में ऐसा, मतलब वो कहता है कि मुझे भगवान ने एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीन का स्ट्रक्चर उसको उनको बताया। तो ऐसी चीजें सभी धर्मों में, सभी पंथों में, सभी पूजा पद्धति में, और हमें अपने का सम्मान करना आना चाहिए। तो मैं केवल इतना ही कहना चाह रहा था कि ये उस इंटरकास्ट लव मैरिज को यदि और अच्छा बनाना चाहते हैं तो आपको उनको प्रसन्न करने के साथ साथ अपने कल्चर को भी उनको पॉजिटिवली समझाना चाहिए, धनात्मक रूप से। और तो फिर ये केतु एक प्रकार की मोक्षा डिस्कशन में कन्वर्ट होगा। और हालांकि इनके जो ससुराल पक्ष के लोग हैं उनका पूरा सपोर्ट रहेगा। तो 2, 7, 8 को यदि मिला रहे हैं, 8वां भाव इस एक्सटर्नल ऑर्गन सेटिस्फैक्शन इन लॉस फैमिली, उसका स्वामी चंद्रमा है जो एग्जॉल्टेड है 6ठे भाव में। अभी तक कार्य कुछ इनका थोड़ा अलग था, अगर ये कार्य को भी शुक्र के मुताबिक 6ठे भाव से रिलेट कर लें तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक हो गया। अब देख रहे हैं आप, इनका लग्नेश जो है बुद्धि का स्वामी वो 9वें भाव में बैठा है, और इनकी रूटीन इनकम लग्न से वो शुक्र के हाथ में है, और मन कहां लग रहा है, 6ठे भाव में एग्जॉल्टेड। तो शुक्र से संबंधित जैसे कोई ऐसा कॉस्मेटिक्स है, सौंदर्य प्रसाधन है, सुंदरता की ऐसी कुछ चीजें हैं। और 6th हाउस को हम वैसे रोग रिपुण ऐसा बोलते हैं। अब शुक्र से संबंधित जो जो चीजें रिलेट कर रही हैं 6th हाउस से, अगर ऐसा कोई फार्मास्यूटिकल, कोई ऐसे केमिकल्स हैं जिससे सौंदर्य प्रसाधन में हेल्प हो सकती है, विटामिन ई, विटामिन के प्रोडक्ट्स, ऐसी कोई चीजें ये अगर बनाते हैं, लॉन्च करते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। आप अगर चंद्र कुंडली से भी देखते हैं तो चंद्र कुंडली यानी हमारी पर्सनल ऑब्जर्वेशन हमारी लाइफ के बारे में, तो आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 सर्वष्टक वर्ग में जो टॉप हाउस है, लग्न से जो एकादश भाव है वो चंद्र से 6ठे में आ रहा है। ठीक हो गया। और बाकी ओवरऑल चार्ट इज गुड। वैसे तो देखिए, जो लोग केवल, मैं मतलब ये किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, जैसे कई दफा कहते हैं कि सर आप ये सब मोक्ष की बातें हमें कम बताया करें, कई लोग कहते हैं कि नहीं सर मोक्षा ही बताया करें। अब मैं तो अकेला एक पार्ट तो नहीं बता सकता हूं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अब किसी को प्रसन्न करने के लिए केवल माने मेरा कर्तव्य क्या है वही बता दिया, या मैंने अर्थ और कामना पूर्ति बता दिया, या केवल मोक्ष बता दिया तो नहीं चलेगा। हमें तो कंप्लीट होना ही पड़ेगा। इसलिए मैं भी आप लोगों से यही एक्सपेक्ट करता हूं, अगर आप केवल हमारे चैनल में इतना ही एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई सर सीधी बात बताओ, 11वां भाव, 10वां भाव, दूसरा भाव कैसा रहेगा, बस हमें और कुछ नहीं जानना है, तो मुझे लगता है इसके लिए शायद हमारा चैनल उपयुक्त नहीं है। हमारे चैनल में तो आपको, जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको कई चीजें रिलेट करवाने का प्रयास करते हैं, जितना मैंने अपने गुरुओं से जाना है। क्योंकि बाद में आप क्या बार बार यही करते रहेंगे क्या? अभी आप युवा हैं, आप सैलरी पेशा हैं, आप अभी सैलरी ले रहे हैं, तो हो सकता है अभी आपको बड़ी ज्यादा 11th हाउस की और अचल संपत्ति का और ऑफिस स्टेटस का बहुत ज्यादा ध्यान आप करते हैं। लेकिन क्या माने फिर शादी डिस्टर्ब हो जाएगी, फिर दोबारा आप आएंगे क्या? बार बार यही करते रहेंगे क्या? और उसके बाद 60+ होने के बाद फिर आप दोबारा एस्ट्रोलॉजी को दोबारा पढ़ेंगे क्या? ऐसा नहीं। इसलिए यू शुड बी ऑलवेज कंप्लीट। आपको हमेशा पूर्ण होना चाहिए। धर्म अर्थ काम मोक्ष को बार बार अलग अलग थोड़ी चैप्टर्स में समझना है, एक ही बार में समझना है। मैं इतने बढ़िया तरीके से धर्म का पालन करूं, धर्म का मतलब मेरा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से नहीं है। धर्म का मतलब मेरी कर्तव्य परायणता, डेडिकेशन टू वर्क। प्रकृति से इतना प्यारा मेरा संबंध है कि मैं प्रकृति से दगाबाजी नहीं कर सकता हूं, मैं उसको परमात्मा मानता हूं। ठीक हो गया। और मैं परमात्मा, मेरी जो आत्मा है परमात्मा का अभिन्न अंग। इस प्रकार से जब मैं काम करूंगा, मैं कैसे द्वेष कर सकता हूं? उस परमात्मा ने अपने आप को अलग अलग रूपों में अभिव्यक्त किया है, जो मेरी आत्मा का ही अभिन्न अंग है, तो मैं किसी से द्वेष कैसे करूंगा? वो परमात्मा ने ही बनाया है सृष्टि को। मैं कहता हूं इस व्यक्ति से मैं बहुत द्वेष करता हूं, वो ठीक है,
मूर्खतावश मैं भी करता ही हूं, मूर्खतावश में जब तक वो शैडो रहता है, लेकिन ये अकाट्य सत्य, इसको टाला नहीं जा सकता है। जो सच में फर्स्ट क्लास ज्ञान के नजदीक जा चुका है वो ये शैडो, या माने ये जो भ्रम, ये धुआं जो आंखों में पड़ा हुआ है, पर्दा पड़ा है, ये पर्दा हट जाएगा और समझ में आने लग जाएगा कि नहीं, मुझे किसी से द्वेष, ईर्ष्या, नफरत नहीं करनी है, तभी मुझे परम शांति, मुक्ति प्राप्त होगी। ठीक हो गया। तो इसीलिए वो भी विषय, वो भी आपको कवर करना चाहिए। कई बार अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, कई बार ऐसे कमेंट्स भी करते हैं, मुझे सोचने पर मैं विवश हो जाता हूं कि सर केवल आप ये बताइए सैलरी मिलेगी नहीं मिलेगी, बाकी जाने दीजिए। तो मैं आपसे यही विनम्र प्रार्थना करूंगा कि आप जीवन को कंप्लीट समझने का प्रयास करें, तो आनंद आएगा। आनंद आएगा माने, नहीं तो क्या है, माने 2 साल आपने भोग लिया उसके बाद फिर वही रोना। इसलिए कंप्लीट, गलती ना हो जाए कहीं, हमें कुछ चार्ट में कमियां भी मिल रही हैं, उनका भी निदान किया जा सकता है। जैसे अभी गुरु को ज्यादा से ज्यादा गुरु को तवज्जो दें, हर नेगेटिव चीज पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, इनको जीवन में बहुत बढ़िया सुख मिलेगा। अपन में जैसे मैंने बोला नवम भाव से एग्जीक्यूट कर रहे हैं, नवम भाव को पकड़ लें आप। ठीक हो गया। नवम भाव बहुत अच्छे, अपने जो गुरु आज्ञा का पालन करें, पिता, और अपने आप ही अगर ये धर्म भाव को पकड़ लेंगे, दूसरे भाव के बारे अपने आप चीजें व्यवस्थित हो जाएंगी। कभी गलती से भी गुरुओं का अपमान, पिता, पूर्वजों के बारे में कोई अभद्र भाषा का इस्तेमाल कभी ना करें। ठीक हो गया। स्पेशली इस चार्ट के लिए मैं बात बता रहा हूं, हालांकि सभी के लिए हमारा परम दायित्व है सबका। जैसे मैंने बोला, यू शुड बी ऑलवेज कंप्लीट। तो फिर चार्ट एक प्रकार से जब आप कंप्लीट हो जाते हैं, फिर चार्ट से ऊपर उठ जाते हैं। हालांकि अभी तो इतनी छोटी बुद्धि है हम जैसे, मेरे जैसे लोगों की, कि हम चार्ट के नियमों में बंधे हुए हैं। लेकिन जब हम मुक्ति के बहुत नजदीक चले जाते हैं, ऐसा तप कर लेते हैं, तो फिर चार्ट एक प्रकार से, हम चार्ट से ऊपर के दर्जे पर चले जाते हैं। ठीक हो गया। इसलिए आप पूरी निष्ठा से, दुनिया का सबसे गंदा चार्ट भी यदि आप समझते हैं आपका है, तब भी पूरे धैर्य के साथ, पूरे विनम्रता के साथ, भक्ति भावना के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ प्रकृति को यही बोलना चाहिए, प्रारब्ध स्वीकार है, मेहनत बरकरार है, कि जो प्रभु आपने दिया स्वीकार है। मैं कुछ भी झूठ बोलकर प्रूव करने का प्रयास नहीं करूंगा। आपने मुझे ये चार्ट दिया है, स्वीकार है। मैं आपको गारंटी से ये बात कह सकता हूं, अगर आप इतने अच्छे हृदय से ये बात स्वीकार कर लेते हैं, तो कोई ना कोई सूत्र आपको ऐसा जरूर मिल जाएगा जो आपके चेहरे पर मुस्कान ले आएगा कि अरे, ये तो मैंने देखा ही नहीं अपने चार्ट का इतना पॉजिटिव पार्ट। ठीक हो गया। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी अनंत है। अभी पता लगा 2-4 सूत्र जानते हैं और हवा में उड़ रहे हैं, और जब हमें सब चीजें बारीकी से समझ में आने लग जाएंगी, फिर वही चार्ट जो अभी कभी गलत मानते थे हमारी अल्प बुद्धि के कारण, फिर वो हमें बहुत अच्छा समझ में आने लग जाएगा। तो आप लोगों से यही प्रार्थना है, जीवन कैसा भी भगवान ने दिया है उसको स्वीकार करें, और अपनी सभ्यता संस्कृति का सम्मान करें, उसका स्वाभिमान करें, दूसरे की सभ्यता संस्कृति का भी सम्मान करना सीखें। और आज के लिए इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।